फिल्म की शुरुआत एक पब्लिक स्विमिंग पूल से हुई। यहाँ ड्यूटी पर मार्नी नाम की एक लाइफ गार्ड थी। बाकी लोगों के जाने के बाद जब मार्नी अकेली रह गई तभी बाथरूम में उसे कोई दिखाई दिया। हमें वो इंसान नजर नहीं आता, लेकिन मार्नी के रिएक्शन से साफ था कि वो उसे अच्छी तरह जानती थी। वो उसके साथ इंटीमेट होने लगी, लेकिन अचानक वो मोमेंट खतरनाक हो गया और देखते ही देखते मार्नी बुरी तरह घायल हो गई। आखिर में उस अनदेखी चीज ने मार्नी को जान से मार दिया। अब कहानी हमें विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से आइसोलेटेड इंडस्ट्रियल टाउन में ले गई, जहां नाइम नाम का एक टीनेज लड़का अपनी मां अर्लीन के साथ रहने आया था। नाइम ने हाल ही में अपने फादर टॉम को खोया है और इस ग्रीफ से बाहर निकलने की कोशिश में अर्लीन अपने बेटे को लेकर इस टाउन में सेटल हो गई थी। अर्लीन को लगता है कि वो यहाँ बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ एक डीपली रिलीजियस कम्युनिटी है, ऐसे लोगों से भरी जो भगवान में बहुत गहरा विश्वास रखते हैं। लेकिन नाइम इस जगह से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे ना ये टाउन पसंद था, ना यहाँ की रिलीजियस कम्युनिटी। उसके लिए ये बस एक ऐसा शीट होल था जहाँ उसकी माँ उसे जबरदस्ती खींच लाई है। इसी टाउन में नाइम की मुलाकात रायन व्हीलन से हुई। रायन एक लोकल लड़का था और दोनों एक ही स्कूल में थे। स्कूल में रायन उससे ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन आज वो नाइम को अपने साथ हैंग आउट करने के लिए लेकर निकला था। रास्ते में दोनों को एक स्नेक दिखाई दिया जिसके मुंह में एक फ्रॉग था। रायन उस स्नेक को छेड़कर फ्रॉग को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाइम ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके हिसाब से जो हो रहा है वो नेचर का रूल है और उन्हें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। मजेदार बात यह है, थोड़ी देर बाद नाइम खुद नेचर और इस टाउन के बनाए रूल्स में से एक को तोड़ने वाला है। खैर, दोनों हैंग आउट करते हुए एक अबैंडन्ड मिल में पहुंचे। ये जगह काफी पुरानी और डेंजरस थी, लेकिन दोनों को यहाँ प्राइवेसी मिल गई। यहाँ शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनका रोमांस आगे बढ़ ही रहा था कि नाइम की नजर मिरर में खुद पर पड़ी और अचानक वो अनकंफर्टेबल हो गया और कहा कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। जाते समय रायन ने उससे कहा कि उनके किस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नाइम भी अग्री कर गया और रायन सी यू लेटर कहकर अपने घर चला गया। अब आते हैं इस टाउन की चर्च कम्युनिटी पर, जिसे रॉड नाम का पास्टर लीड करता था। उसका बेटा था हंटर, जो नाइम के स्कूल और क्लास में पढ़ता था। दूसरी तरफ आर्लीन इस रिलीजियस कम्युनिटी में धीरे धीरे काफी इन्वॉल्व होती जा रही थी। वो रॉड से मिलती, चर्च गैदरिंग्स में जाती और आज नाइम को भी अपने साथ चर्च लेकर आई थी। चर्च में एक यंग मदर और उसके बेबी के लिए सेरेमनी चल रही थी और वहाँ रायन भी मौजूद था। पूरी सेरेमनी के दौरान नाइम और रायन चोरी छिपे बस एक दूसरे को देखते रहे। प्रेयर खत्म होने के बाद आर्लीन ने नाइम से कहा कि यहाँ उसकी उम्र के और भी बच्चे हैं और उसे नए दोस्त बना लेने चाहिए। उसने सैली फ्रैंकस्टन का नाम लेकर बताया कि उसे भी वही साइट्रांस म्यूजिक पसंद है जो नाइम सुना करता था। इसी दौरान एक छोटी सी फनी डिटेल सामने आई। आर्लीन पिछले 3 सालों से साइट्रांस को साइक ट्रांस कहती आ रही थी और नाइम ने आज तक उसे करेक्ट नहीं किया था। ये छोटी सी बात कहीं ना कहीं माँ बेटे के बीच मौजूद उस डिस्टेंस को भी दिखाती है जो शायद काफी समय से उनके बीच है। इसके बाद नाइम और रायन फिर उसी पुरानी मिल में मिले। यहाँ नाइम ने अपनी माँ की एक पुरानी बात याद की। एक बार आर्लीन ने आइसक्रीम ट्रक की बेल सुनी थी और कहा था कि गॉड उसे बुला रहा है। नाइम ने हंसकर कहा कि ये भगवान नहीं, बस एक आइसक्रीम ट्रक है। इस पर उसकी माँ ने उससे कहा कि एक दिन तुम भी ऐसी चीजों में बिलीव करोगे जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। नाइम को याद है कि उन दिनों उसकी माँ बहुत हंसा करती थी और शायद इसीलिए वो पुरानी मेमोरी उसे आज भी अंदर से हर्ट करती है। दूसरी तरफ आर्लीन चर्च में अपनी कहानी बताते हुए टॉम के आखिरी दिनों को याद कर रही थी। टॉम किसी गंभीर बीमारी से गुजरा था। टॉम के जाने के बाद वो घर में अकेली बैठती और चारों तरफ की खामोशी उसे डराने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे उसी खामोशी में उसे किसी ऐसे का सहारा महसूस हुआ जो उसकी बातें सुन सकता था और जिससे वो मौत के साथ साथ जिंदगी के बारे में भी बात कर सकती थी। आर्लीन के लिए वो सहारा जीसस था। जिस साइलेंस से कभी उसे डर लगता था, अब उसी में उसे भगवान की मौजूदगी महसूस होती थी और वही साइलेंस अब उसे सेफ महसूस कराता था। इसके बाद स्कूल में रायन ने नाइम से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। इसका रीजन थोड़ी देर बाद सामने आया जब नाइम उससे मिलने उसके घर पहुंचा और वहां रायन को हंटर के साथ किस करते हुए देख लिया। ये देखकर नाइम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो रायन के लिए सिर्फ टाइम पास है और इसे ही तो मॉडर्न लव कहते हैं। चीटिंग अब नॉर्मल है इस वर्ल्ड में, चाहे पार्टनर के साथ हो या नेचर के साथ। खैर, नाइम के अंदर जेलसी, कंफ्यूजन और गुस्सा एक साथ भर गया और इसी इमोशनल मोमेंट में उसने हंटर के पेरेंट्स यानी रॉड और उसकी वाइफ को बता दिया कि रायन और हंटर के बीच क्या रिश्ता है। यही वो डिसीजन था जो पूरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होने वाला है उसे वापस नहीं बदला जा सकता। रॉड ने इसके बाद एक डिलीवरेंस हीलर को बुलाया
जो सपोजिडली होमोसेक्सुअलिटी को क्योर करने के लिए एक रिचुअल करता था। सेरेमनी शुरू हुई और हीलर ने रायन और हंटर की डिजायर को पाप बताते हुए कहा कि उनकी लस्ट और इंडिसेंसी को बाहर निकालना होगा। उसने बाइबल की लेविटिकस बुक से पैसेजेस पढ़े और एरन के बेटों का रेफरेंस दिया जिन्होंने स्ट्रेंज फायर चढ़ाई थी और फिर उन पर गॉड का जजमेंट आया था। शुरुआत में रायन और हंटर ने इस सेरेमनी को सीरियसली नहीं लिया। दोनों हंसे और डिनाई किया कि वो होमोसेक्सुअल हैं, जिसके बाद हीलर ने उनके सामने एक लाइटर जलाया और तभी अचानक दोनों फ्रीज हो गए। फिर वो जोर जोर से चीखने लगे, वॉमिट करने लगे और उनके शरीर में वायलेंट कन्वल्शंस शुरू हो गए। नाइम ये सब सामने खड़ा देख रहा था और उसे अंदर ही अंदर एहसास था कि अगर उसने उनके बारे में नहीं बताया होता तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता। इस इंसिडेंट के बाद स्कूल में रायन को लगातार बुली किया जाने लगा। वो किसी से बात नहीं करता था और खुद में रहने लगा। एक दिन नाइम ने उसे एक स्टोर में देखा और बात करने की कोशिश की, लेकिन रायन ने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहकर वहां से जाना ठीक समझा। लेकिन नाइम को उससे बात करनी थी, इसलिए एक दिन वो रायन के घर गया और वहां उसने नोटिस किया कि रायन किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो वहां दिखाई ही नहीं दे रहा। सेम उसी तरह जैसे शुरुआत में मार्नी बात कर रही थी और वो शख्स हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वो इनविजिबल शख्स रायन को अपने साथ ले जाने लगा। नाइम भी चोरी छिपे उनका पीछा करने लगा। रायन उस इनविजिबल शख्स के साथ रोलर रिंग तक पहुंच गया और फोटो बूथ में उसके साथ रोमांटिक पिक्चर्स लेने लगा। बाहर खड़ा नाइम पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रायन को हुआ क्या है। तभी बूथ के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। नाइम ने कर्टन हटाया और देखा कि कोई अनसीन फोर्स रायन का गला दबा रही है। नाइम ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उस फोर्स ने नाइम को दूर फेंक दिया। रायन किसी तरह इंजर्ड हालत में बूथ से बाहर निकला और भागने लगा। नाइम ने उससे पूछा कि अंदर आखिर था क्या, लेकिन रायन ने उल्टा उसी को ब्लेम किया। उसने नाइम को साफ कह दिया कि उसके घर आना और उससे बात करना बंद करे। रायन वहां से चला गया और नाइम समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। आंसर्स ढूंढने के लिए नाइम अब हंटर के पास गया जो एक पेट्रोल स्टेशन पर काम करता था। नाइम ने उससे रायन के बारे में पूछा तो हंटर ने बताया कि वो हर रात यहाँ उससे मिलने आता है। हंटर ने यह भी बताया कि हीलर पहले भी दूसरे लोगों पर ऐसा रिचुअल कर चुका है। इसके बाद रात को हर रोज की तरह हंटर स्टेशन बंद कर रहा होता है। तभी एंटिटी उसके सामने रायन का रूप लेकर आती है। हंटर ने उसे असली रायन समझकर उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एंटिटी ने उसे हवा में उठा लिया। नाइम ये सब देख रहा था। वो चुपके से पीछे के रास्ते से स्टोर के अंदर आया था, लेकिन वो हंटर की कोई मदद नहीं कर पाता क्योंकि डोर्स पहले ही लॉक हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने ही वो एंटिटी हंटर को अपने साथ ले जाती है और अगली सुबह उसका कटा हुआ सिर मिलता है। हंटर की ब्रूटल डेथ के बाद नाइम पूरी तरह टेरिफाइड हो गया और डिटेक्टिव रीटा के पास जाकर सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि डिलीवरेंस रिचुअल के बाद कोई सुपरनैचुरल एंटिटी उनके पीछे पड़ गई है जिसने हंटर को मार दिया और अब वो रायन को टारगेट करेगी। रीता ने उसकी बात सुनी जरूर, लेकिन सुपरनैचुरल वाली कहानी पर विश्वास नहीं किया। इसी बातचीत में नाइम ने उसे अपने और रायन के रिश्ते के बारे में भी बता दिया और यही उसकी अगली गलती बन गई क्योंकि रीटा ने ये बात उसकी माँ आर्लीन को बता दी। अब आर्लीन को पता चल गया कि नाइम के मन में रायन के लिए फीलिंग्स हैं। उसने नाइम से कहा कि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो हंटर, रायन और नाइम जैसे लोगों से नफरत करेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। पुलिस ने भी उसे बताया था कि ऐसे हेट रिलेटेड केसेस होते रहते हैं। आर्लीन को लग रहा था कि शायद इसी तरह की हेट्रेड ने हंटर की जान ली है। उसने नाइम से कहा कि वो उसे भी नहीं खो सकती, लेकिन उसे बचाने के नाम पर आर्लीन ने वही काम किया जिसने रायन और हंटर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने उसी डिलीवरेंस हीलर को बुलाकर नाइम पर भी वही रिचुअल करवाया। नाइम को जबरदस्ती वहां ले जाया गया और उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म किया गया, यानी अब वो भी इस एंटिटी की किलिंग लिस्ट में शामिल हो चुका है। रिचुअल के बाद नाइम हंटर की शोक सभा में गया, लेकिन अपनी माँ से नाराज होकर बाहर निकल गया। वहीं उसे रायन मिला। दोनों एक इमोशनल मोमेंट में फिर एक दूसरे के करीब आए, लेकिन अचानक रायन वायलेंट होकर नाइम पर अटैक करने लगा। नाइम किसी तरह वहां से भागकर हाउस की तरफ आया और तभी उसके होश उड़ गए क्योंकि असली रायन उसे घर के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। यानी कुछ देर पहले जिसके साथ नाइम था वो रायन था ही नहीं। एंटिटी रायन की शक्ल लेकर उसके पास आई थी। नाइम बहुत डर चुका था, इसलिए वो वहां से बाहर आ गया। तभी वहां रायन और हंटर की सिस्टर लिजी आ गई। रायन नाइम को देखकर समझ गया कि नाइम के साथ भी वही हुआ है जो उसके साथ हुआ था। साथ ही लिजी को भी इस बारे में कुछ पता था, तो वो उन दोनों को अपने घर ले आई और एक पुरानी घटना के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि दूसरे टाउन में मार्नी और जेसिका नाम की 2 लड़कियों पर भी इसी डिलीवरेंस हीलर ने रिचुअल किया था। बाद में मार्नी की स्विमिंग पूल पर मौत हो गई।
कुछ लोगों का कहना था कि वो स्लिप होकर मरी, इसलिए इज़ी ने भी शुरुआत में इस कहानी को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हंटर के साथ वही अजीब चीजें होने के बाद उसे इस कहानी पर यकीन होने लगा था। आगे उसने कहा कि दूसरी लड़की जेसिका अभी भी जिंदा है, लेकिन वो दिन रात मरीविल हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि ये चीज इंसान के पीछे तब आती है जब वो अकेला होता है और हॉस्पिटल में उसके आसपास हमेशा लोग रहते हैं। इजी आगे कुछ और बताने ही वाली थी कि रॉड वहां आकर उसे बुला ले गया। अब नाइम और रायन आंसर्स के लिए मरीविल गए और हॉस्पिटल में जेसिका को ढूंढ लिया। शुरुआत में जेसिका उनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि दोनों पर रिचुअल हो चुका है तो उसने उन्हें एंटिटी के रूल्स बताए। उसके मुताबिक ये चीज हमेशा उस इंसान की शक्ल लेती है जिसकी तरफ तुम सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हो। वो कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड, मूवी स्टार या कोई ऐसा इंसान जिस पर तुम्हें कभी क्रश रहा हो। वो तब आती है जब तुम अकेले होते हो, और जितना ज्यादा समय बीतता है उतनी ही परफेक्ट तरीके से उस इंसान की कॉपी बनाना सीखती जाती है, यहाँ तक कि उसका टच भी बिल्कुल रियल महसूस होने लगता है। इससे ये भी पता चलता है कि रायन के लिए नाइम की फीलिंग्स कितनी डीप हैं, क्योंकि उसके सामने एंटिटी बार बार नाइम का रूप लेकर आती है। सबसे डरावनी बात यह है कि जेसिका के मुताबिक इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये बताते हुए अचानक जेसिका वायलेंट हो गई और हॉस्पिटल स्टाफ उसे वहां से ले जाने लगा। जाते जाते उसने बस एक वार्निंग दी, अपने दोस्त से दूर रहो, उसके करीब रहकर तुम हालात को और भी बदतर बना रहे हो। हॉस्पिटल से लौटते समय नाइम और रायन बस में चढ़ रहे थे। तभी नाइम को कुछ दूरी पर रायन के रूप में एंटिटी दिखाई दी। उसी समय बस का दरवाजा बंद हो गया और नाइम बाहर अकेला रह गया। पलक झपकते ही एंटिटी नाइम के बेहद करीब पहुंच गई। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती, बस का दरवाजा खुल गया और नाइम अंदर चढ़कर बच गया। दोनों वापस टाउन की तरफ निकल गए। वापसी की बस में नाइम और रायन फिर इंटीमेट हुए। मतलब इतनी वार्निंग्स मिलने के बाद भी दोनों मानने को तैयार नहीं, लगता है मरकर ही दम लेंगे। खैर, अगली सुबह स्कूल में रायन ने नाइम को बाथरूम में आने का इशारा किया, लेकिन नाइम डर की वजह से उसके पीछे नहीं गया। कुछ देर बाद रायन खुद बाथरूम से खून में लिपटा बाहर आया। एंटिटी ने अंदर उस पर हमला किया था और उसका एक ईयर बुरी तरह म्यूटिलेट हो चुका था। इसके बाद चर्च में रॉड ने अपने बेटे हंटर की डेथ पर स्पीच दी। वो पूरी तरह टूट चुका था। इसी दौरान नाइम ने फैसला किया कि वो टाउन छोड़कर भाग जाएगा। उसने रायन को बताया कि उसका पीछा न करे, क्योंकि अब दोनों का एक दूसरे के पास रहना सेफ नहीं। रायन ने भी पहले उसकी बात मानकर अलग होने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस आकर पूछा कि टाउन छोड़ने के बाद क्या होगा। आज एंटिटी रायन का रूप ले रही है, लेकिन कल नाइम की जिंदगी में कोई और आया तो वो उसका रूप ले सकती है। रायन ने कहा कि अगर उसे पूरी जिंदगी इस चीज के साथ जीना ही है तो वो नहीं चाहता कि ये किसी और लड़के की शक्ल लेकर उसके सामने आए। यानी रायन अपने तरीके से बता रहा था कि नाइम उसके लिए सिर्फ कोई और लड़का नहीं है। इस खौफनाक सिचुएशन के बावजूद वो उससे दूर नहीं जाना चाहता। इसके बाद नाइम, रायन और इजी उस डिलीवरेंस हीलर को ढूंढने निकले, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद रिचुअल रिवर्स किया जा सकता है। इजी ने कहा कि उसके फादर को पता है कि हीलर कहाँ मिलेगा, लेकिन वो दोनों को हीलर के पास ले जाने के बजाय एक अबैंडन्ड कार पार्क में ले आई, जहां वही बुलीज उनका इंतजार कर रहे थे जो पहले से रायन को टारगेट करते आए थे। यहाँ इजी ने रिवील किया कि उसके फादर एक दिन पहले अपना सामान लेकर घर छोड़कर चले गए हैं। उसके हिसाब से इस पूरी ट्रेजेडी की शुरुआत रायन और नाइम से हुई है। रायन और हंटर के रिलेशनशिप और फिर नाइम के उनके बारे में रॉड को बताने के बाद ही सब कुछ बिगड़ा है। यही रायन को पहली बार पता चला कि उनके रिलेशनशिप की चुगली नाइम ने की थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बुलीज दोनों को पीटने लगे। रायन ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और इजी की कार लेकर बुलीज को वहां से भगा दिया। वो चाहता तो अकेला जा सकता था, लेकिन पहले उसने नाइम को घर छोड़ा। लेकिन नाइम को घर छोड़ते समय रायन ने साफ कह दिया कि अब उनके बीच कुछ नहीं बचा और वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता। नाइम के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि रायन के साथ जो हुआ उसकी शुरुआत उसके अपने बिट्रेयल से हुई थी। रायन के जाने के बाद नाइम पूरी तरह अकेला पड़ गया। अब वो सोता भी अपनी माँ के कमरे में था, क्योंकि अकेला होते ही एंटिटी उसके पास आ सकती है। सुबह उसने आर्लीन को एंटिटी के बारे में बताया, लेकिन आर्लीन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और काम पर चली गई। साथ ही उसने बताया कि आज वो थोड़ी लेट आएगी। मतलब उसे भगवान पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन सुपरनैचुरल शैतान की बात बेटे ने कर दी तो वो उसे काल्पनिक लग गई। दूसरी तरफ स्कूल में भी नाइम अकेला हो गया। रिचुअल के बाद कोई उससे बात नहीं करता था। साथ ही रायन भी अब स्कूल नहीं आता था। खैर, ऐसे ही एक दिन स्कूल से लौटते समय नाइम को रास्ते में रायन दिखाई दिया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ये असली रायन नहीं है। वो डरते हुए घर पहुंचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। रात होने लगी और नाइम अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। तभी एंटिटी उसके घर के सामने दिखाई दी।
नाइम घबराकर बैकडोर की तरफ गया और तभी वहां रायन पहुंच गया। रायन ने कहा कि वो चीज बैकयार्ड में है और नाइम से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन नाइम समझ नहीं पा रहा कि बाहर असली रायन खड़ा है या एंटिटी। ये देख रायन ने नाइम को उनकी पुरानी मेमोरी याद दिलाई, जब मिल के पास उन्होंने स्नेक के मुंह में फ्रॉग देखा था। ये ऐसी प्राइवेट मेमोरी थी जिसने नाइम को यकीन दिलाया कि बाहर खड़ा रायन असली है। नाइम ने उससे माफी मांगी और दोनों के बीच टेंशन कम हुई। फिर वो एक दूसरे के करीब आए, लेकिन तभी रायन ने जाली के अंदर हाथ डालकर अचानक नाइम के बाल उखाड़ दिए और नाइम समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये असली रायन नहीं बल्कि एंटिटी है। अब वो इतनी परफेक्ट कॉपी बन चुकी है कि प्राइवेट मेमोरीज और बिहेवियर तक इमिटेट कर सकती है। एंटिटी किसी तरह घर के अंदर आ गई और उसने नाइम को पकड़ लिया। नाइम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके हाथ जो लगा उसने उससे एंटिटी पर हमला किया, पर उससे एंटिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी नाइम के हाथ लाइटर लग गया। उसने एंटिटी के सामने उसे जलाया तो समहाउ वो एंटिटी आग से डरने लगी। भले ही कुछ देर के लिए ही सही, पर वो आग से डरती थी। शायद उसे आग जलाकर ही बुलाया गया था, इसलिए वो आग से डरती थी। खैर, इसी बीच नाइम को भागने का मौका मिल गया। वो भागकर नियर बाय स्टोर में पहुंचा जो बंद होने वाला था। उसने स्टाफ से हाथ जोड़कर कहा कि उसे वहां रहने दें, क्योंकि उसे सिर्फ किसी इंसान के आसपास रहना था। इसी बीच एंटिटी भी बाहर पहुंच गई, लेकिन बाकी लोग उसे देख नहीं सकते थे, इसलिए किसी को नाइम की बात समझ नहीं आई और स्टाफ गैस स्टेशन बंद करके चला गया। अब नाइम फिर अकेला था। डर के मारे वो वहां से साइकिल लेकर भागा और उसी अबैंडन्ड मिल की तरफ गया जहां उसकी और रायन की कहानी शुरू हुई थी। वहां अचानक रायन दिखाई दिया। अब ये रायन असली है या नकली, किसे पता, पर नाइम पहले ही एक बार धोखा खा चुका था, इसलिए वो भागकर मिल में आ गया। उसका पीछा करते हुए वो रायन भी मिल में आ गया, या ये कहें कि वो एंटिटी वहां आ गई। उसने नाइम को पकड़ लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। तभी नाइम ने फिर से उसके सामने लाइटर जलाया, जिससे उस एंटिटी ने उसे छोड़ दिया। इसका फायदा उठाकर नाइम ने मिल में आग लगा दी और एंटिटी को अंदर बंद कर दिया। एंटिटी ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि वो असली रायन है, लेकिन नाइम ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने रायन को कॉल किया, लेकिन रायन ने फोन नहीं उठाया। अब नाइम के मन में एक और डर बैठ गया कि कहीं एंटिटी के चक्कर में उसने असली रायन को ही तो जिंदा नहीं जला दिया। मिल में आग लगने के बाद अथॉरिटीज वहां पहुंची और सर्च पार्टी ने रायन को ढूंढना शुरू किया। नाइम ने भी सर्च में वॉलंटियर किया, लेकिन बाद में अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि मिल के रूइंस में रायन का कोई ट्रेस नहीं मिला, यानी रायन वहां था ही नहीं। इसी दौरान आर्लीन ने एक और शॉकिंग बात कन्फेस की। उसे पहले से बताया गया था कि रिचुअल को रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी वो जानती थी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा नाइम के साथ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने रिचुअल करवाया क्योंकि उसे विश्वास दिलाया गया था कि इससे उसका बेटा सेफ रहेगा। नाइम ने टूटकर कहा कि वो सेफ नहीं है, बल्कि हर वक्त डरा हुआ है। इस पर आर्लीन ने उससे कहा कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी और जिंदगी में डर जरूरी है, क्योंकि डर ही हमें सरवाइव करना सिखाता है। यही बात नाइम को सबसे ज्यादा तोड़ गई। उसकी अपनी माँ ने उसे बचाने के लिए उसी डर के हवाले कर दिया जिससे वो अब शायद पूरी जिंदगी भागता रहेगा। आर्लीन उसे अपने साथ घर लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में जैसे ही वो गैस स्टेशन पर रुकी, नाइम वहां से भाग गया। नाइम अकेला, टूटा हुआ टाउन की ओर जा रहा था। आगे बस स्टॉप पर उसे असली रायन दिखाई दिया जो टाउन छोड़कर जा रहा था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं करनी और वो साथ मिलकर इस टाउन को पीछे छोड़ देंगे। बस टाउन से दूर जा रही थी और नाइम ने विंडो से बाहर देखा। उसे एंटिटी एक बार फिर दिखाई दी जो शहर की सीमा पर खड़ी उसे देख रही थी। एंटिटी अभी खत्म नहीं हुई और शायद कभी खत्म भी नहीं होगी, लेकिन इस बार नाइम ने उससे डरकर रिएक्ट नहीं किया। उसने बस अपनी नजर उससे हटाई और रायन के साथ आगे बढ़ गया। यानी जिस डर को उसकी माँ ने सर्वाइवल का जरूरी हिस्सा माना था, नाइम ने आखिर में उसी डर को अपनी जिंदगी पर हावी होने देने से इनकार कर दिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपने लेविटिकस को सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी की तरह देखा है, तो शायद आपने इसकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा मिस कर दिया है, क्योंकि इस फिल्म में दिखाई गई एंटिटी सिर्फ एक डरावना मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिडन डिटेल्स और थियोरीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस एंटिटी की जो नाइम और रायन का पीछा करती है। फिल्म में बताया जाता है कि ये एंटिटी उस इंसान का रूप लेती है जिसकी तरफ विक्टिम सबसे ज्यादा आकर्षित होता है, इसीलिए नाइम को वो रायन के रूप में दिखाई देती है। लेकिन असल में ये एंटिटी सिर्फ अट्रैक्शन या डिजायर को रिप्रेजेंट नहीं करती।
डायरेक्टर एड्रियन कैरेला के मुताबिक इसका असली कनेक्शन उस डर से है जो किसी इंसान के अंदर उसकी अपनी फीलिंग्स को लेकर पैदा कर दिया जाता है। डायरेक्टर ने कन्वर्जन प्रैक्टिसेस के बारे में रिसर्च करते समय सोचा था कि ऐसी प्रैक्टिसेस शायद किसी इंसान के अंदर से उसकी फीलिंग्स को निकालती नहीं है, बल्कि उसे अपनी ही फीलिंग्स से डरना सिखा देती हैं। इसी आइडिया को फिल्म में एक सुपर नेचुरल एंटिटी का रूप दिया गया है। यानी आसान भाषा में कहें तो ये एंटिटी नाइम और रायन की फीलिंग्स नहीं, बल्कि उन फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ डर है। फिल्म का नाम लिविटिकस रखा जाना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लिविटिकस बाइबल की एक बुक का नाम है जिसके कुछ पैसेजेस को होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन डायरेक्टर का मकसद रिलीजन को विलन बनाना नहीं था। उनका फोकस इस बात पर था कि जब रिलीजन की इंटरप्रिटेशन को किसी इंसान की आइडेंटिटी और फीलिंग्स के खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसका उस इंसान पर क्या असर पड़ सकता है। इसीलिए फिल्म का टाइटल पूरी कहानी की सेंट्रल थीम से जुड़ा हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो फिल्म में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। सेरेमनी होने के तुरंत बाद वो एंटिटी हंटर और रायन को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाती। शुरुआत में वो सिर्फ उनके सामने दिखाई देती है, उनका पीछा करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका बिहेवियर बदल जाता है और वो उन पर फिजिकली अटैक करना शुरू कर देती है। तो इसकी एक थ्योरी ये हो सकती है कि शायद इस फोर्स का मकसद शुरुआत से उन्हें मारना नहीं था। हो सकता है कि सेरेमनी के बाद वो कुछ समय तक ये देखती हो कि जिन लोगों पर ये रिचुअल किया गया है वो अपने किए हुए कथित पाप को स्वीकार करके खुद को गिल्टी मानते हैं या नहीं। यानी क्या वो अपनी फीलिंग्स को गलत मानकर उनका पश्चाताप करते हैं और खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हंटर और रायन ऐसा नहीं करते। वो अपनी फीलिंग्स को छोड़ने के बजाय दोबारा एक दूसरे के करीब आते हैं। शायद इसी वजह से एक समय के बाद एंटिटी समझ जाती है कि ये दोनों बदलने वाले नहीं हैं और तभी उसका बिहेवियर ज्यादा वायलेंट हो जाता है। इस थ्योरी को हंटर की बताई हुई एक डिटेल और इंटरेस्टिंग बना देती है। हंटर बताता है कि वो हीलर अलग अलग जगहों पर जाकर पहले भी ऐसे रिचुअल्स कर चुका है और उसने एक लड़की पर भी यही किया था, लेकिन वो लड़की मरी नहीं, वो आज भी जिंदा है और उसकी शादी भी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर एंटिटी ने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया। हो सकता है कि उस लड़की ने सेरेमनी के बाद वही जिंदगी अपना ली हो जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी। अगर ऐसा हुआ तो शायद एंटिटी ने उसे बदल चुका मानकर उसका पीछा करना बंद कर दिया हो, जबकि नाइम, हंटर और रायन ने अपनी फीलिंग्स को दबाने से इनकार किया, इसलिए उनके लिए एंटिटी धीरे धीरे और ज्यादा डेंजरस होती गई। हालांकि फिल्म इस बात को सीधे कंफर्म नहीं करती, इसलिए ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन अगर ये थ्योरी सही है तो सेरेमनी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बन जाती है, क्योंकि तब ये फोर्स सिर्फ लोगों को मारने वाली एंटिटी नहीं, बल्कि उन्हें डर के जरिए बदलने और अपनी आइडेंटिटी को दबाने के लिए मजबूर करने वाली एक सुपरनैचुरल पनिशमेंट बन जाती है। अब आते हैं नाइम की माँ आर्लीन पर। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो शायद अपने बेटे की भलाई चाहती है, लेकिन एंडिंग में पता चलता है कि उसे रिचुअल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जानकारी थी। जब वो कहती है कि इसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता, तब साफ हो जाता है कि उसे पता था कि नाइम के साथ जो किया गया है उसका असर हमेशा के लिए रह सकता है। इसके बावजूद उसने नाइम को उस रिचुअल से गुजरने दिया, क्योंकि उसे लगता था कि नाइम के अंदर ये डर होना जरूरी है। और इसी वजह से अगर ध्यान से देखा जाए तो फिल्म का असली विलन सिर्फ सुपरनैचुरल एंटिटी नहीं है। एंटिटी नाइम को फिजिकली नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उस एंटिटी को उसकी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले आखिर इंसान ही थे। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी में नाइम भी पूरी तरह इनोसेंट नहीं है। जब नाइम रायन को पास्टर के बेटे के साथ देखता है तो जेलसी में वो इसकी जानकारी पास्टर को दे देता है। इसके बाद सिचुएशन बिगड़ती जाती है और आखिरकार डिलीवरेंस रिचुअल तक पहुंचती है। यानी फिल्म यहाँ एक इंटरेस्टिंग मॉरल क्वेश्चन छोड़ती है कि इस ट्रेजेडी के लिए असल में जिम्मेदार कौन है, रायन, नाइम जिसने जेलसी में बात बताई, वो पेरेंट्स जिन्होंने रिचुअल होने दिया, या फिर वो पूरा सिस्टम जिसने इन बच्चों को अपनी फीलिंग से डरना सिखाया। शायद फिल्म जानबूझकर इसका कोई एक जवाब नहीं देती। अब एंटिटी के रायन का रूप लेने के पीछे भी एक बहुत क्लेवर साइकोलॉजिकल आइडिया छिपा हुआ है। नाइम के लिए रायन सिर्फ एक इंसान नहीं है, रायन के साथ उसकी अट्रैक्शन, प्यार, गिल्ट और फियर सब जुड़े हुए हैं। इसलिए जब एंटिटी रायन का रूप लेती है तो धीरे धीरे नाइम के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उसके सामने खड़ा रायन असली है या वो एंटिटी है। यही चीज फिल्म के हॉरर को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, क्योंकि अब नाइम सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं डर रहा, वो उस इंसान को देखकर भी डरने लगता है जिससे वो प्यार करता है। और यही कन्वर्जन थेरेपी वाले मेटाफोर को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। अगर किसी इंसान को बार बार ये सिखाया जाए कि उसकी फीलिंग्स गलत हैं और उन फीलिंग्स की वजह से कुछ बुरा होगा,
तो इवेंचुअली वो अपनी फीलिंग्स को ही डेंजर के साथ एसोसिएट करने लग सकता है। यही वजह है कि फिल्म के रोमांटिक सीन्स भी पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस नहीं होते। जब भी नाइम और रायन एक दूसरे के करीब आते हैं, ऑडियंस के दिमाग में भी ये डर रहता है कि अब शायद एंटिटी दिखाई देगी या कुछ बुरा होने वाला है। यानी सिर्फ कैरेक्टर्स ही कंडीशन नहीं हो रहे, बल्कि फिल्म धीरे धीरे ऑडियंस को भी कंडीशन कर देती है। हम भी नाइम और रायन के प्यार और अट्रैक्शन को आने वाले हॉरर के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। फायर भी फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नाइम डिस्कवर करता है कि आग एंटिटी को कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फायर उस कर्स को परमानेंटली खत्म नहीं करती, और शायद यही पूरी फिल्म का पॉइंट भी है। ये कोई ट्रेडिशनल हॉरर मूवी नहीं है जहां हीरो मॉन्स्टर की वीकनेस ढूंढता है, उसे मार देता है और कर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यहाँ नाइम एंटिटी से बच सकता है, लेकिन जो उसके साथ हो चुका है उसे पूरी तरह इरेज नहीं कर सकता। इसीलिए एंडिंग ऊपर से हैप्पी लगने के बावजूद काफी डार्क है। नाइम और रायन आखिरकार उस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ट्रॉमा भी वहीं छूट गया। इसलिए एंडिंग को अगर मेटाफोरिकली देखें तो मैसेज ये नहीं है कि उन्होंने कर्स को हरा दिया, बल्कि उन्होंने ये तय कर लिया कि कर्स उनकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगी। फिल्म को देखने के बाद बहुत से लोगों को इट फॉलोज की याद भी आ सकती है, क्योंकि दोनों फिल्मों में एक सुपरनैचुरल एंटिटी लगातार कैरेक्टर्स का पीछा करती है। लेकिन लेविटिकस का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसी मॉन्स्टर के पीछा करने तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ मॉन्स्टर का रूप, उसका विक्टिम के अट्रैक्शन से कनेक्शन और उसके पीछे मौजूद साइकोलॉजिकल मीनिंग इसे अलग बनाता है। और आखिर में एक छोटी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है फिल्म के एंडिंग सॉन्ग की। एंडिंग में फ्रैंक ओशन का सेल्फ कंट्रोल इस्तेमाल किया गया है। अगर सिर्फ सॉन्ग के टाइटल को ही देखें तो वो भी फिल्म की थीम के साथ सरप्राइजिंगली अच्छी तरह कनेक्ट होता है। पूरी कहानी में नाइम और रायन के आसपास के लोग इनडायरेक्टली उनसे यही चाहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, सप्रेस करें और खुद को बदलें। ऐसे में आखिर में सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल म्यूजिक चॉइस नहीं लगता, बल्कि फिल्म की पूरी थीम को एक आखिरी बार रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो आखिर में अगर पूरी फिल्म को एक सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी से हटकर देखा जाए तो लेविटिकस का मॉन्स्टर किसी दूसरी दुनिया से आई हुई ईवल एंटिटी से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल मेटाफोर लगता है। एक ऐसा डर जो किसी इंसान के अंदर डाल दिया गया है। और शायद इसीलिए फिल्म की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि नाइम के पीछे एक सुपरनैचुरल एंटिटी पड़ी हुई है। सबसे डरावनी बात यह है कि उस एंटिटी को उसके पीछे लगाने वाले लोग वही हैं जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये थी लेविटिकस की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।